आइए दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। ये जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स है और ये प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स है। और इससे पहले भी सारा मंथली बैच कंप्लीट किया जा चुका है। 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 से 20 मई 2026 के मध्य जो है यह विदेश यात्रा किए हैं। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली गए थे। तो इसमें पहले देख लेते हैं बारी बारी से यूएई के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात गए थे। वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। यूएई के लड़ाकू विमान F-16 यानी कि F-16 ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। मुख्य समझौता हुआ है यूएई के साथ भारत की इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPLR व अबू धाबी के कंपनी के मध्य ऊर्जा समझौता हुआ है। इसके तहत भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी 30 मिलियन बैरल तक बढ़ जाएगी। मैरीटाइम डेवलपमेंट काउंसिल हेतु गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर सेंटर की स्थापना के लिए कोचिन शिपयार्ड और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड दुबई के साथ समझौता किया गया है। तो अब भारत की जो है पेट्रोलियम भंडार बढ़ जाएगी यूएई में 30 मिलियन बैरल का हो जाएगा। इसके बाद गए थे नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम है और यहाँ के प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रसिद्ध अफस अफस्लुइस्टिक बांध के लिए दौरा किया था। प्रधानमंत्री जी ने नीदरलैंड्स का ये बांध है अफस अफस्लुइस्टिक बांध है। इस अवसर पर लाइडेन विश्वविद्यालय ने चोल राजवंश की 11वीं सदी की ऐतिहासिक त्रामपत्र को भारत को सौंपने की निर्णय लिया है। तो अब त्रामपत्र नीदरलैंड्स भारत को सौंप देगा। ये चोल राजवंश का था। इसके बाद स्वीडन है। तो स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर विमानों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को एस्कॉर्ट किया गया। तो ये ग्रिपेन फाइटर किसका है? तो स्वीडन का है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ उल्फ क्रिस्टसन के द्वारा गोथेनबर्ग शहर में भारत प्रधानमंत्री की मेजबानी किया गया। आगामी शुक्रयान मिशन के लिए इसरो और स्वीडन की इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस फिजिक्स के मध्य समझौता हुआ है। इसके बाद स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान जो है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्रीज कॉमर कमांडर ग्रांड क्रॉस से सम्मानित किया गया है मोदी जी को। स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान भी मिल गया है। इसके बाद है नॉर्वे। नॉर्वे 43 वर्ष के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे देश गए हैं और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है। और इस प्रकार मोदी जी 32 अवार्ड पाने वाले भारत के प्रथम नेता हो गए हैं। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का भी इसमें भी भाग लिया है। तो तीसरा नार्डिक शिखर सम्मेलन भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन नॉर्वे में हुआ है। देखिए यहाँ बताया गया है कि नॉर्वे नार्डिक देश जो होते हैं इसमें नार्डिक देश में आते हैं नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ये सभी नार्डिक देश कहे जाते हैं। अब यूरोपीय देश इटली। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। इटली में स्थित विश्व के महत्वपूर्ण अजूबों में प्रसिद्ध इली इलिप्रिकल स्टेडियम का दौरा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारत में INOVIT यानी कि इनोवेट इंडिया नाम से नवाचार केंद्र स्थापित करने पर सहमति हुआ है। इटली के साथ मिलकर 2027 को इटली इंडिया ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म के रूप में मनाने का सहमति हुआ है। तो कल्चर और पर्यटन का वर्ष भी 2027 को इटली और भारत ने घोषित किया है। रोम में स्थित FAO मुख्यालय में महानिदेशक वहां के डॉक्टर क्यू डोंगयू ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है। तो एग्रीकोला मॉडल FAO ने दिया है। क्यों? तो खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में मोदी जी की अहम भूमिका रही है, इसलिए उन्हें यह दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत तीसरा नार्डिक सम्मेलन जो हुआ है इसी के बारे में है। तो 19 मई 2026 को तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में किया गया। नार्डिक देशों में उत्तरी यूरोप के 5 देश नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड व इसके स्वायत्त क्षेत्र आते हैं।
पहला नार्डिक शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम 2018 में हुआ था। दूसरा नार्डिक शिखर सम्मेलन कोपेनहेग, डेनमार्क 2022 में हुई थी। यहाँ नोट में बताया गया है कि चौथे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी फिनलैंड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था 72 के लिए, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुआ है। निकोलस क्रिस्टोडोडाइलस जो है साइप्रस के राष्ट्रपति हैं। 20 से 23 मई 2026 को भारत आए थे। वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु बंबई में साइप्रस व्यापार केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने की घोषणा भी किया गया है। नोट में बताया गया है कि साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो भूमध्य सागर के पूर्वी दिशा में साइप्रस स्थित है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस टिबुरस आए थे। नेक्स्ट है वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुआ है। 5 से 7 मई के बीच 2026 में आए थे। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं तो लाम, और यात्रा की शुरुआत बिहार के बोध गया से किया है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने वर्ष 2026 में भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी कि 2016 में भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी किया था, और समुद्री क्षेत्र में सहयोग के लिए वियतनाम ने हिंद प्रशांत पहल में शामिल होने की घोषणा कर दी है, IPOI में। अब वियतनाम भी हिंद प्रशांत शामिल हो जाएगा पहल में। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2025। तो इसमें बताया गया है कि विभिन्न देशों द्वारा किए जाने वाला सैन्य खर्च के बारे में भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। इसमें 92.1 अरब डॉलर, जीडीपी का 2.3%, विश्व के सैन्य खर्च का लगभग 3.2% भारत खर्च करता है। तो जीडीपी का 2.3%, लेकिन विश्व सैन्य खर्च का 3.2% के साथ भारत 5वां स्थान पर और 92 अरब डॉलर का खर्च करता है। जबकि कुल सैन्य खर्च में मात्र 3 देशों की हिस्सेदारी ज्यादा है, 51% है, जिसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर है, वह 954 अरब डॉलर खर्च करता है। जबकि चाइना 336 अरब डॉलर खर्च करता है, और थर्ड रसिया है तीसरे स्थान पर, वह 190 अरब डॉलर खर्च करता है सेना पर। नेक्स्ट है ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक। 14 से 15 मई 2026 को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है? तो यह नई दिल्ली में अपना किया गया है। यहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अध्यक्षता की थी। नोट में बताया गया है 1 जनवरी 2026 से भारत ब्रिक्स का अध्यक्षता संभाल रहा है। 18वें शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत करेगा। 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत करेगा। यह चौथा वर्ष है जब भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी कि चौथी बार होगा। भारत ने 2012 में प्रथम बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किया था, फिर 2016 में, अंतिम बार 2021 में किया था, वर्चुअली रूप से किया था कोविड-19 के समय। अभी 2026 में करेगा, तो चौथा सम्मेलन हो जाएगा भारत में। इस बार थीम रखे 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम होगा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, ऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। इस ब्रिक्स देश में 11 देश हो गए हैं। ब्रिक्स में पहले 5 देश थे, अब सऊदी अरब, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई और मिस्र भी शामिल हो गए हैं। तो इस प्रकार से कुल 11 देश हो गए हैं। नेक्स्ट है कांगो और रुवांडा के इबोला के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो इबोला के कारण कांगो और रुवांडा में स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया है। नेक्स्ट है इबोला के बढ़ते प्रकोप के कारण 28 से 31 मई 26 को नई दिल्ली में प्रस्तावित चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन और 1 जून से प्रस्तावित पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस शिखर सम्मेलन की को भी स्थगित कर दिया गया है। तो इबोला के डर से इसको स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखें, पहला है 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा का चुनाव परिणाम। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा के सीट हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने 208 सीटें जीत ली हैं। उसमें ममता बनर्जी की पार्टी AITMC जो है उन्हें 80 सीट मिला है, और INC कांग्रेस को 2 सीट मिला है, जबकि CPM मार्क्सवादी को 1 सीट मिला और अदर पार्टी को अन्य को 3 सीट मिला है। मतगणना 92.93% की वोटिंग हुआ था। सबसे अधिक वोटिंग हुआ है आजादी के बाद से लेकर अभी तक में, सबसे ज्यादा वोटिंग 92.93% हो गया पश्चिम बंगाल में। रिकॉर्ड वोटिंग स्तर मतगणना 4 मई 2026 को किया गया, और
फाल्टा सीट पर पुनर्मतदान के कारण 24 मई को इस पर पुनर्मतदान किया गया था, फाल्टा सीट पर। नेक्स्ट है बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बन गए हैं और बंगाल के ये 9वें मुख्यमंत्री होंगे। इन्होंने शपथ 9 मई 2026 को लिया है। शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव जीते थे, भवानीपुर से और नंदीग्राम से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। किसी एक जगह के ही रह सकते हैं, इसलिए इस सीट यानी कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराया है। राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के आर.एन. रवि। यहाँ बताया गया है विधानसभा के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में रथे रथेंद्र बोस। रथेंद्र बोस विधानसभा के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये थे पश्चिम बंगाल के। अब तमिलनाडु के देखें तो तमिलनाडु में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 234 थी, जिसमें टीवी के सबसे ज्यादा सीट 108 सीट लाई थी और डीएमके वहां 59 सीट जीत पाई, जबकि एआईडीएमके 47 सीट जीती है, जिसमें बीजेपी भी इसी में शामिल था। एआईडीएमके में तमिलनाडु में जो ये सबसे बड़ी पार्टी बनी है टीबीके, इसे तमिलगा तमिलगा वित्तिरी कड़गम इसका फुल फॉर्म है, तमिलगा वित्तिरी कड़गम। मतदान यहाँ हुआ था 85% तमिलनाडु में और मतगणना यहाँ भी 4 मई को की गई थी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जो बन गए हैं चंद्रशेखरन जोसेफ विजय बन गए हैं, जोसेफ थलापति विजय हैं और ये तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री होंगे। 10 मई 2026 को इन्होंने शपथ लिया। राज्यपाल हैं तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इस चुनाव में विजय 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, त्रिची ईस्ट से और पेरम्बूर से। त्रिची ईस्ट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो विजय भी 2 जगहों से सीट जीते थे विधानसभा के, एक जगह से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है असम। असम में कुल सीटों की संख्या 126 है, विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 126 थी, जिसमें बीजेपी अपने दम पर 82 सीट लाई है और जीत गई है और आईएन यानी कि कांग्रेस को 19 सीट मिला था, जबकि एजीपी को 10 सीट और बीपीएफ को 10 सीट, जबकि अदर को मिला था 3 सीट मिला था। तो इस प्रकार से एनडीए ने सरकार फिर से बनाया है और वहाँ 100 लगभग 2 सीट मिल गया है एनडीए को। बीजेपी ने 82 सीट जीती है। नए मुख्यमंत्री यानी कि पहले वाले जो हेमंत बिश्व शर्मा थे वही मुख्यमंत्री दूसरी बार बनेंगे असम के और ये इस प्रकार 16वें मुख्यमंत्री हैं असम के। 12 मई 2026 को इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। राज्यपाल हैं असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, असम के राज्यपाल हैं ये। जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे, यानी कि जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं इन्होंने जालुकबारी विधानसभा से चुनाव जीता है। इसके बाद था केरल का चुनाव हुआ था, तो केरल में विधानसभा की 140 सीट है। यहाँ गठबंधन की सरकार बनी है। यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है उन्होंने 102 सीट जीता है और लेफ्ट एलडीएफ इसे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट कहा जाता है, 35 सीटें जीती हैं। इस प्रकार यहाँ पार्टी कांग्रेस से सबसे बड़ी पार्टी जो 63 सीट जीती थी और सीपीआई जो है मार्क्सवादी इन्होंने 26 सीट जीता था, जबकि आईयूएमएल ये मुस्लिम वाला पार्टी है ये 22 सीट जीता था। तो कांग्रेस ने मिलाकर यहाँ गठबंधन बना लिया है, एलडीएफ और यूडीएफ मिला के 102 सीट और 35 सीट मिलाकर इस प्रकार से 137 सीटों पर सरकार बन गई है केरल में। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 63 से जीती है और केरल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं बीडी सतीशन, जो 13वें मुख्यमंत्री होंगे केरल के। इन्होंने 18 मई 2026 को शपथ लिया है। ये नए मुख्यमंत्री बीडी सतीशन जो है विधानसभा सीट पाराबूर से जीते हैं। राज्यपाल हैं केरल के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केरल के राज्यपाल हैं। इसी प्रकार से एक केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनाव हुआ था पुडुचेरी में 30 विधानसभा की सीट है। यहाँ एनडीए ने 18 सीट जीत दर्ज की है 30 में। एआईएनसीआर 12, बीजेपी को 4, एआईटीएमके को 1 और एलजेके को 1 सीट मिला था। एसएपी को 6 सीट मिला था पुडुचेरी में, डीएमके को 5 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिला था। ये जो एसपीए है इसी को फुल फॉर्म इसका है सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, जबकि पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनी है 18 सीटों के साथ, गठबंधन के साथ बनी है, जिसमें एआईएनआरसी 12, बीजेपी के 4 और एआईडीएमके के 1 और एलजेके के 1 सीट है। यहाँ मुख्यमंत्री बन गए हैं, यहाँ के नए मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी बन गए हैं, लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और इस प्रकार से पुडुचेरी के वो 5वीं बार लगातार मुख्यमंत्री बन गए हैं एन रंगास्वामी।
और 13 मई 2026 को उन्होंने शपथ लिया था। जबकि पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं के कैलाश नारायण और विधानसभा क्षेत्र थट्टान थट्टा थट्टानचावड़ी थट्टानचावड़ी से ये एन रंगास्वामी जीते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है, हाल ही में अदम्य श्रेणी की तीव्र गतिपोत अचल को गोवा में तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। अचल ये अदम्य श्रेणी की पोत है। यह अदम्य श्रेणी का 5वां पोत है अचल। और इसमें बताया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए अदम्य श्रेणी की 8 तीव्र गति वाली पोतों के लिए रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से अनुबंध किया था। तो 5वां अचल आ गया है। इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय में अब कुल न्यायाधीशों की संख्या 38 हो जाएगी। एक मुख्य न्यायाधीश सीआईजे और 37 अन्य न्यायाधीश होंगे। पूर्व में यह संख्या 34 थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश थे। इस संदर्भ में 17 मई 2026 को राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया गया था। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 124 के एक में आर्टिकल 124 के एक के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन मुख्य संख्या तभी तक निर्धारित थी। अब संसद द्वारा इसे कानून न बनाए, मतलब कि संख्या तभी तक निर्धारित रहती है जब तक कि संसद कानून बनाकर इसे न बढ़ा दे। सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में पहली बार बढ़ाया गया था। संख्या 11 हो गई थी। 7 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में। जबकि 1960 में 11 से 14 हो गया था। फिर 1977 में 18 हो गया। फिर 1986 में 26 हो गया। इसमें याद रखना है कि एक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। फिर 2008 में 31 हो गया था और अंतिम बार 2019 में बढ़ा था, 34 हो गया था 31 से। और 2026 में इस बार फिर संसद में अधिनियम के माध्यम से 38 हो जाएगा, 38। नेक्स्ट है, भारत में एमआरआई तकनीक युक्त अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा से कर लिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 8 मई 2026 को एमआईआरवी तकनीक, इसे एमआईआरवी का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। और इसका अर्थ है एक ही मिसाइल अपने साथ अनेक परमाणु अथवा पारंपरिक हथियार ले जा सकती है और उन्हें अलग-अलग दिशाओं में लक्ष्यों को भेद सकती है। यही होता है एमआईआरवी का मतलब। नेक्स्ट है मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि ये बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप गैलेक्स एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। गैलेक्स एआई ने मिशन दृष्टि लॉन्च किया। भारत में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित सबसे बड़ी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस है। इसका प्रक्षेपण फाल्कन 9 रॉकेट से स्पेस एक्स के द्वारा किया गया। मिशन दृष्टि के तहत यह विश्व का पहला ऑटो ऑप्टो ऑप्टोसार प्लेटफॉर्म है, जिसे ईओएस यानी कि ईओ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड सार सिंथेटिक एपर्चर रडार के साथ जोड़ा गया है। हर मौसम में हर समय यह तस्वीर लेने में सक्षम होगा। नेक्स्ट है असम। असम जो है यूसीसी विधेयक, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला स्वतंत्र भारत का तीसरा राज्य बन गया है। अब उत्तराखंड 2024 में पारित किया था, फिर गुजरात ने पारित किया था मार्च 2026 में। अब असम भी स्वतंत्रता से पूर्व गोवा भी लागू किया था। तो इस प्रकार से कुल 4 भारतीय राज्य हो गए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद असम तीसरा राज्य हो गया है जो समान नागरिक संहिता कानून लाएगा। इसके बाद है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा किया है कि राज्य में तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपया और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपया प्रदान करेगा। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में दूसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की प्रोत्साहन राशि की घोषणा पूर्व में ही की जा चुकी है। तो आंध्र प्रदेश बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ये योजना लाया है। तीसरे बच्चे पर 3,000, दूसरे पर चौथे पर 40,000 रुपए देगा। नेक्स्ट है नौसेना की दूसरी आईओएस सागर पहल। तो आईओएस सागर पहल नौसेना का दूसरी बार चालू हो गया है। इसका मतलब है इंडियन ओशियन शिप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। आईओएस सागर एक सहभागिता कार्यक्रम है जो विदेशी मित्र देशों में नौसैनिक को भारतीय नौसेना जहाज पर एक साथ प्रशिक्षण व नौकायन के सक्षम बनाता है। इस पहल में 16 देशों ने भाग लिया है। इस चरण में भारत आईएनएस सुनैना को शामिल किया था। नेक्स्ट लंदन स्थित वेलकम कॉन्क्लेव संग्रहालय द्वारा जैन समुदाय की 2000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियों को भारत को वापस सौंपने का निर्णय लिया है। अब ये जैन समुदाय की पांडुलिपियां आ जाएगी लंदन के वेलकम कलेक्शन से। इसमें जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र की 16वीं सदी की दुर्लभ प्रति भी शामिल हैं।
नेक्स्ट है एनएचआरसी के अधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी केवल एक सिफारिश संस्था है, इसके पास न्यायालय जैसी निर्णायक शक्तियां नहीं होती है। अधिनियम 1993 में वर्णित है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 93 से इसको शक्ति मिलता है। इसके आदेश जो है बाध्यकारी नहीं होते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से संबंधित निर्णय आया था। नेक्स्ट है बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू कर दिया गया है। अब पटना जू हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान। इसके बाद है आर्थिकी। आर्थिकी में है, देखिए पश्चिम एशिया में जारी गतिरोध के कारण भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछले एक माह में बढ़कर दुगनी हो गई है और मार्च 2026 में यह 3.88% था, जबकि अप्रैल में 8.30% हो गया है। थोक आधारित मुद्रास्फीति भारत का बढ़ गया है। ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध के कारण इसका आकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है। तो थोक मूल्य सूचकांक की गणना कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है पश्चिम एशिया के युद्ध के चलते भारत सरकार ने मूल्य वृद्धि को देखते हुए 30 सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपवाद में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जा सकता है। चीनी निर्यात पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध लगा दिया भारत सरकार ने। चीनी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा स्थान पर है और प्रदेशों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। हाल ही में यूएई ने 1 मई 2026 को ओपेक से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो अब संयुक्त अरब अमीरात ओपेक से बाहर निकल जाएगा। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देश। इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। ओपेक के संस्थापक देश 5 देश थे और ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुला इसके संस्थापक सदस्य थे। 5 देश इसमें यूएई नहीं आता है। बाकी ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत है, वेनेजुला है। और बगदाद सम्मेलन के दौरान 1960 में स्थापना हुआ था ओपेक का। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या ओपेक में 12 है। ओपेक में 5 देश थे, 5 बाद में जुड़ गए थे, जैसे अल्जीरिया, मिस्र की गिनी, लीबिया, गैबोन, कांगो, नाइजीरिया, यूएई और मिस्र भी शामिल था। यूएई, कांगो, गैबोन, नाइजीरिया भी। तो 12 देश अभी ओपेक में हैं। नोट में बताया गया है कि पूर्व में अंगोला ने 1 जनवरी 2024 को ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी। तो अंगोला ने ओपेक की सदस्यता 2024 में छोड़ी थी। नेक्स्ट है खरीफ फसल के लिए एमएसपी की घोषणा। सबसे अधिक वृद्धि किया गया है एमएसपी में सूरजमुखी में 622 रुपए वृद्धि किया गया है प्रति क्विंटल में, जबकि न्यूनतम वृद्धि मक्का में किया गया है। मात्र 1 क्विंटल में 10 रुपया की एमएसपी वृद्धि की गई है। धान में एमएसपी की वृद्धि 72 रुपया किया गया है। वर्तमान में धान का एमएसपी मूल्य 2441 रुपया प्रति क्विंटल है। इस दौरान गन्ने के लिए जारी उचित एवं लाभकारी मूल्य में 10 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो वर्तमान में 365 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने की उचित लाभकारी मूल्य है। नेक्स्ट है 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन हो गया है। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में द्विपक्षीय व्यापार भारत और चीन के साथ $150 अरब हो गया है। पहली बार है कि अमेरिका से ज्यादा हो गया। भारत आयात करता है $131.63 अरब और भारत निर्यात करता है $19.47 अरब। मात्र 19 का निर्यात करता है, जबकि चीन से $131 अरब का आयात करता है। भारत को चीन के साथ बहुत ज्यादा व्यापार घाटा $112.16 अरब का होता है। इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, चीन पर निर्भरता न हो। नेक्स्ट है दूसरी सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका हो गया है। पहले दूसरे स्थान पर चीन था। भारत का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है और अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार $140.2 अरब का होता है, दूसरे स्थान पर है। और आयात करता है अमेरिका से भारत 52.9 लगभग $53 अरब का और निर्यात करता है $87.3 अरब का। इस प्रकार भारत को व्यापार अधिशेष होता है अमेरिका के साथ $34.4 अरब का। तो अमेरिका के साथ फायदे में है, जबकि चीन के साथ $112 अरब का घाटा होता है। देखिए नोट में बताया गया है कि लगातार 4 वर्षों से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश था, लेकिन 2025-26 की फाइनेंशियल ईयर में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और इस बार 2025-26 वित्तीय वर्ष में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के पश्चात 38 देशों के साथ भारत 9 स्वतंत्र व्यापार समझौता कर चुका है। 38 देशों के साथ
भारत के 9 स्वतंत्र व्यापार समझौता हो गए हैं 2021 के पश्चात, यानी कि 5 वर्षों में। 2026 में संपन्न व्यापार क्षमता, यानी कि 2026 में भारत ने जनवरी 2026 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए किया था। फिर अप्रैल 2026 में इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ एफटीए किया था और भिन्न योजनाओं के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये नया टॉपिक है। तो 2026 में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौता किया है। 5 9 व्यापार समझौता कर लिया 2021 के बाद। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को आया था। इसकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष होती है। लाभार्थी को सालाना प्रीमियम चुकाना पड़ता है 436 रुपया। इस योजना में शामिल हो सकते हैं। मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपया बीमा कवर दिया जाता है जीवन ज्योति बीमा योजना के बाद। नेक्स्ट है 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी 9 मई 2015 को आया था। सुरक्षा बीमा योजना केंद्र सरकार की दुर्घटना बीमा योजना है। 18 से 70 वर्ष के बीच के लोग इसमें बचत बैंक खाता धारक केवल 20 रुपया प्रति वर्ष प्रीमियम देकर जुड़ सकते हैं। इसमें दुर्घटना के बाद 2 लाख रुपया का बीमा दिया जाता है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। इसकी भी 11 साल हो गई है। 9 मई 2015 को आया था। असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है अटल पेंशन योजना। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के इसमें कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है, लेकिन वह आयकर दाता न होना चाहिए। और इसके तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष होने पर मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक आधार पर निर्धारित योगदान करना होता है और 60 वर्ष के बाद इन्हें प्रति माह 1000 से 5000 रुपये तक का पेंशन दिया जाता है। तो इसमें 18 से 40 वर्ष के शामिल हो सकते हैं लोग अटल पेंशन योजना में। जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये दुर्घटना वाला है 18 से 70 वर्ष का। लेकिन ये जो था 18 से 50 वर्ष का, इसमें हो सकते हैं जीवन ज्योति बीमा योजना वाला। दोनों में आयु सीमा अलग अलग है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में अपनी सेवाओं का नेटवर्क मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे ने दक्षिण तट रेलवे के से नए जोन का गठन किया है। तो दक्षिण तट रेलवे से नया जोन का गठन कर लिया है। इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम है। रेलवे का 18वां जोन हो जाएगा और इसके गठन ईस्ट कोस्ट रेलवे के साउथ सेंट्रल रेलवे के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया है। तो दक्षिण भारत में नया रेल नेटवर्क बना दिया, जोन बना गया 18वां। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई ने 2.87 लाख करोड़ रुपए का लाभांश सरकार को प्रदान किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 9.6% अधिक दिया है। नेक्स्ट है टाटा स्टील के बाद भारत की फार्मा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स ने विदेशों में दूसरा बड़ा अधिग्रहण किया है। तो टाटा स्टील के बाद सन फार्मा कंपनी जो है सबसे बड़ा अपना अधिग्रहण किया है। तो यूएस कंपनी और ऑर्गेनॉन एंड कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। यह स्वास्थ्य कंपनी है। इससे पूर्व टाटा स्टील ने 2007 में एंग्लो डच स्टील कंपनी कोरस ग्रुप पीएलसी का अधिग्रहण किया था। तो एंग्लो डच कंपनी का किया था टाटा स्टील 2007 में। इस बार अमेरिकी कंपनी को ऑर्गेनॉन को किया है अधिग्रहण। किसने? तो सन फार्मास्यूटिकल्स ने। नेक्स्ट है 2025-26 में भारत का कृषि उत्पादन अग्रिम अनुमान बताया गया है। तो भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 376.56 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में 19 मिलियन मीट्रिक टन ज्यादा। चावल का उत्पादन 154 मिलियन मीट्रिक टन और गेहूं का उत्पादन 120 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। तो ये गेहूं से ज्यादा चावल है और खाद्यान्न का पिछले वर्ष से 19 मिलियन टन ज्यादा हुआ है। कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य के बारे में बताया गया है। 25-26 के वित्तीय वर्ष में चावल उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा तेलंगाना आ गया है, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर चल गया है। इसमें याद रखने वाली बात है कि सेकेंड स्थान पर तेलंगाना आ गया है। इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था। गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब खिसक गया है, जबकि मध्य प्रदेश गेहूं में दूसरे स्थान पर आ गया है। और मक्का उत्पादन में याद रखिए मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, कर्नाटक दूसरा स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरा स्थान पर है। मक्का उत्पादन में कर्नाटक दूसरा स्थान पर, मध्य प्रदेश प्रथम तो है ही। ज्वार में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, कर्नाटक दूसरा और उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान पर है ज्वार में। जबकि दाल में सबसे अधिक मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान है। दाल उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र करता है, तीसरा राजस्थान। जबकि गन्ना में पता ही होगा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है, जबकि महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर। ये दोनों रहते ही हैं और कर्नाटक तीसरा स्थान पर है गन्ना में।
कपास उत्पादन में महाराष्ट्र 1 नंबर पर, दूसरा गुजरात है और तीसरा तेलंगाना है। कपास में तेलंगाना तीसरा स्थान पर आ गया है। कपास मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ज़्यादा करता है क्योंकि दक्कन के पठार में वहाँ काली मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में, और उससे दूसरा गुजरात है कपास उत्पादन में। जबकि जूट उत्पादन में देखा जाए तो जूट में सबसे अधिक बंगाल, फिर बिहार, तब जाके असम है। तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद बिहार दूसरा स्थान पर है, असम तीसरा। तिलहन में राजस्थान प्रथम स्थान, दूसरा गुजरात और मध्य प्रदेश तीसरा स्थान पर है। जबकि कुल खाद्यान्न उत्पादन देखा जाए सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन ऐसे भी उत्तर प्रदेश गेहूं चावल में प्रथम स्थान और मध्य प्रदेश दूसरा स्थान गेहूं में था, तो दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश आ गया। खाद्यान्न में भी तीसरा स्थान पर पंजाब है। ये गेहूं में भी इसी क्रम में है। और मूंगफली में गुजरात प्रथम स्थान पर, राजस्थान दूसरा स्थान पर और मध्य प्रदेश तीसरा स्थान पर मूंगफली उत्पादन में है। इसके बाद है कुछ नियुक्तियां, जैसे नेस्कॉम के नए चेयरमैन बन गए हैं श्रीकांत वेला मकन्नी बन गए हैं नेस्कॉम के चेयरमैन। प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी बन गए हैं। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं शशि शेखर वेम्पत्ति को। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन एनसीएलटी के अनुपेंद्र सिंह ग्रोवल बन गए हैं ग्रेवाल। जबकि बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी बन गए हैं। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी बन गए। बेल्जियम में और यूरोपियन यूनियन में भारत के नए राजदूत प्रणय वर्मा, यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम में। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर रोहित जैन बने हैं आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। जबकि नीति आयोग में 2 नए पूर्वकालिक सदस्यों की नियुक्ति किया गया है। पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या 5-7 हो गई है, पहले 5 थे नीति आयोग में। पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं अभी आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराय अनिया को बनाया गया है। नेक्स्ट है नए चीफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं एनएस राजा सुब्रमणी बन गए हैं, सीडीएस बन गए हैं एनएस राजा सुब्रमणी। नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष आर मुकुंदम बन गए हैं उद्योग परिसंघ के। नेक्स्ट है युगांडा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो योवेरी मुसेवेनी। ये 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति बन गए हैं योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट है संसदीय समिति के अध्यक्ष का पुनर्स्थापित किया गया है। जैसे लोक लेखा समिति के केसी वेणुगोपाल थे, वो अलचुप्पा केरल से लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। तो केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। प्रकलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल बन गए हैं, वो पश्चिम चंपारण बिहार से लोकसभा क्षेत्र से हैं संजय जायसवाल प्रकलन समिति के। और जबकि लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बैजंत पांडा बन गए हैं, ये केंद्रपाड़ा उड़ीसा से हैं लोकसभा क्षेत्र से। तो लोक उपक्रम का बैजंत पांडा। नेक्स्ट है पुरस्कारों में देखा जाए तो मिलिट्री जेंडर एडवोकेटेड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 में यूएन का यह पुरस्कार है मेजर अभिलाषा बराक को दिया गया है। यह भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट हैं मेजर अभिलाषा बराक, जिन्हें मिलिट्री जेंडर एडवोकेटेड ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने दिया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 का बुकर पुरस्कार यांग शुआंग जी को दिया गया। ये ताइवान की लेखिका है, इनका उपन्यास था ताइवान ट्रेवलॉन्ग मंदारिन चीनी भाषा का है। तो ताइवान ट्रेवलॉन्ग को दिया गया है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 का। यांग चुआंग जी हैं, ताइवानी लेखक हैं ताइवान की। नोट में बताया गया है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद लिन किंग द्वारा किया गया था। 2025 का यह पुरस्कार बानो मुश्ताक को दिया गया था हार्टलैंड के लिए, कन्नड़ भाषा के लिए, लेकिन 26 का दिया गया है यांग सुआंग जी को, और लिंग किंग ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष पुरस्कार। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष पुरस्कार इसरो के चंद्रयान 3 को दिया गया है। नेक्स्ट है गिर्लेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2026 का, यूनेस्को द्वारा यह दिया जाता है। सूडानी पत्रकार संघ को दिया गया है गिर्लेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार सूडानी पत्रकार को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 में कितने नर्सों को दिया गया, तो 15 नर्सों को दिया गया है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2026। पुलित्जर पुरस्कार 2026 भारतीय खोजी पत्रकार आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2026 का भारतीय खोजी पत्रकार आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में दिया गया है। नेक्स्ट है पुस्तकें, जैसे घोस्ट आई के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखा है। नेक्स्ट है अपनापन नरेंद्र मोदी की संग मेरे अनुभव
किसने लिखा है? शिवराज सिंह चौहान ने। इसके बाद कुछ दिवसें हैं, जैसे 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी 1 मई को ही मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि टेक्नोलॉजी दिवस भारत में 11 मई को मनाया जाता है पोखरण 2 परीक्षण के कारण। और विश्व संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसके बाद है सम्मेलन। ब्रिक्स मंत्रियों का न्याय मंत्रियों का बैठक गुजरात में किया गया 21 से 22 मई 2026 को। सैन्य कमांडो का सम्मेलन सेकेंड ईयर जयपुर में किया गया। इसका थीम था मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन। तो ब्रिक्स न्याय मंत्रियों का बैठक गुजरात में किया गया था, जबकि सैन्य कमांडो का सम्मेलन जयपुर में किया गया था। इसका थीम था मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास प्रगति 2026। प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास हिंद महासागर के 12 मित्र देशों के द्वारा युद्ध अभ्यास किया गया। यह मेघालय के उमरोई में किया गया। प्रगति 2026। नेक्स्ट है मिशन वंदे मातरम अभियान। बीएसएफ के द्वारा पहली पूर्ण महिला पर्वतारोही टीम के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया गया है। 4 सदस्य टीम गए थे इस पर। तो पूछा जाएगा मिशन वंदे मातरम अभियान किससे संबंधित है? तो माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहणों से। इसमें बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोही टीम द्वारा 4 सदस्य टीम मतलब कि महिला टीम गए थे बीएसएफ की 4, जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराया है मिशन वंदे मातरम अभियान के तहत। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास सिनबैक्स। यह भारत और कंबोडिया के बीच किया जाता है। सिनबैक्स कंबोडिया में ही संपन्न हुआ है। देखिए सिनबैक्स नाम है लेकिन कंबोडिया के साथ केवाला के साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट है नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने विश्व के सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार चढ़ाई कर लिया है और अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कामी रीता शेरपा 32वीं बार चढ़ गई हैं। दूसरे स्थान पर 31 बार चढ़ी हैं। शेरपा के बाद दूसरे स्थान पर 31 बार कौन से रहे हैं पर्वतारोही? तो पसांग दाव शेरपा हैं। यह 31 बार चढ़े हैं। नेक्स्ट है खेलकूद। किस राज्य ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 8 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है जो भी ओलंपिक खेल जीतेंगे उन्हें 8 करोड़ रुपए दिया जाएगा। भारत डेविस कप टीम के कप्तान रोहित राजपाल ग्लास्गो में संपन्न होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम के मुख्य नियुक्त किए गए हैं। तो रोहित राजपाल डेविस कप टीम के ग्लास्गो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्य प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 में कहाँ आयोजित की गई? तो रांची में किया गया है 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता झारखंड में। नेक्स्ट है थाईलैंड ओपन 2026। थाईलैंड ओपन 2026 भारत के सात्विक साईराज रेंकी और वह चिराग शेट्टी पुरुष युगल रजत पदक जीत लिए हैं दोनों ने। यह बैंकॉक में संपन्न हुआ था। सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट है थॉमस कप और उबेर कप। देखिए थॉमस कप जो है ये 26 का बैडमिंटन पुरुष टीम का, इसमें फाइनल में चीन और फ्रांस के बीच हुआ था और 12वीं बार विजेता चीन बन गया है। थॉमस कप चीन जीत लिया है बैडमिंटन का 12वीं बार फ्रांस को हराकर। जबकि उबेर कप 2026 का महिलाओं का टीम में विजेता बन गया दक्षिण कोरिया और उप विजेता चीन बना है। उबेर कप महिलाओं का किसने जीत लिया? दक्षिण कोरिया चीन को हराकर और डेनमार्क में संपन्न हुआ था दोनों थॉमस और उबेर कप। थॉमस और उबेर कप। नेक्स्ट है इंग्लैंड की महिला टीम की पूर्व क्रिकेटर कीपर सारा टेलर पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच में फील्डिंग कोच नियुक्त की जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर जो है पूर्व क्रिकेटर थी सारा टेलर, जो पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में यह फील्डिंग करने नियुक्त की जाने वाली पहली महिला बन गई हैं सारा टेलर। नेक्स्ट है स्पेन के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ला लीगा फुटबॉल का खिताब बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराकर अपने नाम कर लिया है। बार्सिलोना ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीत लिया है। तो फुटबॉल का बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराकर अपने नाम जीत लिया है। कुल 29वीं बार इस प्रकार ने उसने जीता है। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया ने फ्रांस के फेडरिक सोएज को पुरुषों की जूनियर हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026। विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का विजेता सौरभ कोठारी जीत गए हैं। मैड्रिड ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब मैड्रिड ओपन का यानिक सिनर ने जीता है और मैड्रिड ओपन का महिला पुरस्कार यार्टा कोस्तेयूक ने जीता है। तो यार्टा की मार्टा कोस्तेयूक ने जीता है मैड्रिड ओपन 2026 का पुरस्कार। नोट में बताया गया है कि केवल 1000 टेनिस में
यानिक सिनर का यह लगातार 5वां खिताब था और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं यानिक सिनर। यानी कि लेवल 100 टेनिस में यानिक सिनर का यह 5वां खिताब था। नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2026। इटालियन ओपन 2026 का पुरस्कार यानिक सिनर ने जीता है इटालियन का, और महिला खिताब इटालियन ओपन का एलेना स्वितोलिना ने जीता है। इसके बाद है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी में देखा जाए तो वैश्विक वन वृक्ष रिपोर्ट 2026 आ गया है। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट सचिवालय द्वारा आर्थिक एंड सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया है वैश्विक वन वृक्ष रिपोर्ट 2026। 2015 से 25 यानी कि 10 वर्षों में वैश्विक वन क्षेत्र में गिरावट दर्ज किया गया है। सबसे अधिक वन क्षेत्र में गिरावट दक्षिण अमेरिका में हुआ है। दक्षिण अमेरिका महादेश में वैश्विक वन क्षेत्र का कुल भूभाग का लगभग 32% वन बताया है इसने। नेक्स्ट है कोप 31। 9 से 20 नवंबर 2026 को यह तुर्की के अंताल्या शहर में किया जाएगा। कोप 31 तुर्की में किया जाएगा। नेक्स्ट है लॉरियल यूनेस्को फॉर वुमेन इन साइंस इंटरनेशनल अवार्ड 2026 की घोषणा किया गया है। इस बार यह अवार्ड 5 महिला वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। तो लॉरियल यूनेस्को फॉर वुमेन इन साइंस इंटरनेशनल पुरस्कार 5 महिला को दिया जाएगा। नेक्स्ट है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देश का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ को छोड़ा गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। यह कछुआ नीलसोनिया गंगटिका है, नीलसोनिया गंगटिका। नेक्स्ट है द ओशन सेंसस अभियान। द ओशन सेंसस अभियान किसका है? तो जापान और यूके का है। इसका उद्देश्य समुद्री जीवों के विलुप्त होने से पहले उनकी पहचान करना और महासागरीय जैव विविधता का संरक्षण करना। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक ग्राम स्तर पर जलवायु कार्य योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कीवी मिशन। कीवी मिशन किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का कीवी मिशन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे प्रारंभ किया है। कीवी मिशन क्लस्टर आधारित कीवी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा कीवी मिशन के तहत। अरुणाचल प्रदेश में अधिक होता है यह। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने यानी कि हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को खनन हाथियों और वर्षा वनों के संरक्षण हेतु सारंडा वन जीव अभ्यारण्य अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। तो सारंडा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये झारखंड में है। झारखंड में स्थित यह वन एशिया का सबसे बड़ा वर्षा वन क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य आ सकता है, जैसे बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का? तो गुजरात में है। चपराला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? तो उत्तराखंड में है। तोलपेटी कहाँ? केरल में है। तोलपेटी वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। डी इरिंग डी इरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। डी इरिंग मेमोरियल वन जीव अभ्यारण्य, जबकि तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो नया वाला ये सब याद रखना है। बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में, चपराला महाराष्ट्र में, बिनसर उत्तराखंड में, तुलपेटी केरल में, डीरिंग मेमोरियल अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने बिहार के कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाहरी इलाकों में छिपकली की नई प्रजाति खोज की है, जिसे यूबलेफिरिस यूबलेफिरिस झूमा नाम दिया गया है। इसका नाम जेडएसआई की पहली महिला निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी झूमा के नाम पर रखा गया है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक जो थी डॉक्टर ध्रुति बनर्जी यानी कि झूमा इन्हें कहा जाता था, इन्हीं के नाम पर यूबलेफेरिस झूमा नाम रखा गया छिपकली का नाम। यह बिहार के कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में मिला है छिपकली। इसके बाद है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे किसी भी राज्य में मंत्रिमंडल स्तर पर समर्पित एआई पोर्टफोलियो बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह केरल बन गया है। एआई आधारित मंत्रिमंडलीय स्तर पर पोर्टफोलियो बना लिया है केरल। उद्योग और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत यह पोर्टफोलियो होगा और इसके मंत्री हैं पीके कुन्हालीकुट्टी। नेक्स्ट है रोबोट भिक्षु गावी। गावी क्या है? तो यह रोबोट भिक्षु है। दक्षिण कोरिया के जोगेसा मंदिर में देश के पहले मानव रूपी रोबोट भिक्षु गावी को अनावरण किया गया है। इसका उद्देश्य है बौद्ध धर्म के आधुनिक बनाकर युवा पीढ़ी को जोड़ना। तो दक्षिण कोरिया के जोगेसा मंदिर में किया गया है। जोगेसा मंदिर में गावी रोबोट है, रोबोट भिक्षु है बौद्ध धर्म से संबंधित। गावी बौद्ध भिक्षु है रोबोट वाला। नेक्स्ट है हाल ही में स्वीडन भारत के शुक्रयान मिशन
में भागीदारी के रूप में सम्मिलित हो गया है। तो भारत के शुक्रयान मिशन, इस पर बजट हो जाएगा 1236 करोड़ का और रॉकेट जाएगा इसमें LVM-3 रॉकेट जाएगा शुक्रयान। मार्च 2028 में संभावित है छोड़ने का शुक्रयान। यहाँ बताया गया है रूस जर्मनी उपकरण भी इसमें शामिल है, यानी कि रूस के और जर्मनी के उपकरण भी शुक्रयान में लगे रहेंगे और स्वीडन भी शुक्रयान में शामिल होगा। नेक्स्ट है हैदराबाद स्थित स्टार्टअप इयॉन स्पेस लैब ने ड्रोन के लिए भारत का पहला जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड विकसित किया है। तो हैदराबाद स्थित स्टार्टअप किया है इयॉन स्पेस लैब ने जर्मेनियम आधारित मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड विकसित कर लिया है। इसका उद्देश्य है भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट है जीवन ऐप। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जीवन ऐप शुरू किया है। यह वन विंडो सिस्टम है जो बुजुर्गों को सभी सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, स्वास्थ्य लाभों की जानकारी देता है। शतायु डैशबोर्ड भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी किया गया था। शतायु डैशबोर्ड जीवन ऐप भी बुजुर्गों के लिए। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ब्लॉक स्तर पर मौसम संबंधित भविष्यवाणी के लिए 2 AI टूल विकसित किए गए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विकसित किया है AI टूल। इसका नाम है AI इनेबल्ड फोरकास्ट ऑफ मानसून एडवांस। दूसरा है मिथुन वेदर मॉडल पर आधारित है। तो मिथुन है यह वेदर मॉडल पर वर्षा पर आधारित और AI इनेबल्ड फोरकास्ट ऑफ मानसून एडवांस पहला वाला था। देखिए प्रतियोगिता दर्पण में इतना के बाद और भी कुछ इंपोर्टेंट तथ्य रह जाते हैं तो जिन्हें लास्ट में दे दिया जाता है 20 सवाल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखिए पहला राष्ट्र में है किस संस्था के द्वारा भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामाजिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा शीर्षक से 2014-15 से 2024-25 यानी कि 10 वर्ष का विश्लेषण किया गया है। तो नीति आयोग ने विश्लेषण किया है। नीति आयोग ने विश्लेषण में बताया है कि स्कूली नामांकन में 8% की गिरावट दर्ज की गई है सरकारी स्कूलों में। यह 2014-15 में नामांकन 36.95 करोड़ था जो 24-25 में घटकर 24.69 करोड़ रह गया है। इसी दौरान सरकारी स्कूलों में दाखिला 54.3% से घटकर 49.25% हो गया है। इसके विपरीत निजी स्कूलों में छात्रों की दाखिला जो है 31.7% से बढ़कर 29.8% हो गया है। तो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा नामांकन हो रहे हैं। दूसरा था कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति को लोगों के लिए ठोस स्वास्थ्य परिणामों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से ICMR और ICAR संयुक्त रूप से विकसित राष्ट्रीय मिशन आधारित कार्यक्रम का शुरुआत किया है। तो सेहत कार्यक्रम शुरुआत किया है कृषि क्षेत्र में प्रगति को देखने के लिए। कृषि क्षेत्र में सेहत नामक राष्ट्रीय मिशन मोड कार्यक्रम चिकित्सा और कृषि वैज्ञानिकों का यह अंतर कृषि समन्वय देश में खाद्य आधारित स्वास्थ्य समाधानों का बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है हाल ही में रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने किस परीक्षण सुविधा केंद्र से अपने सक्रिय रूप से ठंडा किए गए स्क्रैमजेट फुल स्केल कास्टर कंबस्टर 1200 सेकेंड सफल रन टाइम प्राप्त करने का कर हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। तो स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट सुविधा केंद्र हैदराबाद में 9 मई 2026 को भारत यानी कि DRDO ने हैदराबाद के से इसे पूरा कर लिया है। स्क्रैमजेट कंबस्टर इतनी लंबी अवधि तक सक्रिय रहना भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास में बेहद अहम है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की ध्वनि से 5 गुना ज्यादा तेज गति से यानी कि मैक प्लस 5 से चलते हैं। 6100 किमी प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से दूरी सक्षम होते हैं करने में। इसका परीक्षण हैदराबाद में किया है DRDO ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो 12 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 के कितने नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया है? तो 15 नर्सों को दिया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी कि NCRB ने 2024 पर आधारित 26 में रिपोर्ट जारी किया है। 23 की तुलना में 2024 में भारत में कुल अपराध में कितने मामलों की गिरावट हुई है? तो 6% की गिरावट हुई है। NCRB ने नए रिपोर्ट में बताया है 2023 में जहां देश में 62.41 लाख आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 24 में यह संख्या घटकर 6% 58.85 लाख रह गई है। NCRB प्रति लाख आबादी पर दर्ज मामले के आधार पर देश की आधिकारिक अपराध दर की गणना करता है, यानी कि प्रति लाख आबादी पर गणना करता है। 2023 में 448.3 से घटकर 24 में 418.9 आ गया है प्रति लाख आबादी पर अपराध 418 आ गया है यानी कि 19 लगभग। सकारात्मक रूप से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में 1.5% की कमी देखी गई है। 2023 में
4.48 लाख से घटकर 4.41 लाख हो गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 1.5% की कमी आया है, ये अच्छी खबर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने केंद्र बजट 2025-26 में कपास उपभोक्ता मिशन घोषणा किया था 5 वर्षों के लिए, जो 2026 से 30-31 तक के लिए चलता। इसके कितने करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है, तो 5,000 यानी कि 5659 करोड़ का मंजूरी दिया है। कपास उत्पादकता मिशन 5 मई 2026 को घोषणा हुआ था 5 वर्षों के लिए, 26-27 से 30-31 तक चलेगा। कुल 5,659 करोड़ खर्च किया जाएगा। केंद्र बजट 2025-26 में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे लाया गया था। अर्ध शुष्क फसल है कपास, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों में कपास को उगाया जा सकता है। भारतीय कृषि का इसे सफेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है 7वां नंबर में, दिल्ली के निकट अरावली झाड़ियों में किस बिल्ली प्रजाति के पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य की पुष्टि की गई है, जो दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है, तो रस्टी स्पॉटेड कैट पिलियोनाइलुस रूबिगिनोसस ये बिल्ली की प्रजाति है, अरावली की पहाड़ियों में मिला है। रस्टी स्पॉटेड कैट जो है, पारिस्थितिकी महत्व देखते हुए आईयूसीएन ने इसे रेड लिस्ट में संकटग्रस्त नियर थ्रेटेंड में इसे वर्गीकृत किया है। भारतीय कानून के तहत पूर्व सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में इसे रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बेंगलुरु में विकसित गुलाब की नई हाइब्रिड किस्म त्रिभुवन योजना आयोग के किस पूर्वकालिक सचिव स्वतंत्रता के बाद प्रमुख नीति निर्माता के नाम पर रखा गया है, तो त्रिभुवन प्रसाद सिंह योजना के सदस्य थे, इन्हीं के नाम पर, सचिव के नाम पर रखा गया। त्रिभुवन गुलाब है, यह बेंगलुरु में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई आधारित मानव हाथी संरक्षण अनुसंधान केंद्र किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया, तो झारखंड में किया गया है। यह पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। यह 1947 में पहली बार संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था इसे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने धार जिले में स्थित विवादित ऐतिहासिक परिसर देवी बाग देवी की सरस्वती मंदिर को जो है हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। भोजशाला मध्य प्रदेश में है। यह 11वीं सदी में निर्मित राजा भोज द्वारा यह मंदिर संस्कृत अध्ययन का केंद्र हुआ करता था। बाग देवी सरस्वती माता मंदिर है, जबकि मुस्लिम ने इसे कमल मौला मस्जिद बताते थे। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पहला है, नीदरलैंड्स सरकार द्वारा सौंपी गई भारत को अनाइमंगलम चोला तांबे की प्लेट, जिसे लीडेन प्लेट भी कहा जाता है, किस प्रसिद्ध चोल राजा के द्वारा नागीपट्टिनम बौद्ध विहार में अनुदान से संबंधित है इसमें, तो राजा राज प्रथम जो 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किए थे, राजा राज प्रथम ने यह चोल प्लेट दिया था तांबा का। अनाई मंगलम चोल तांबा का प्लेट 21 बड़ी और 3 छोटी प्लेटें इसमें शामिल हैं। ये सभी प्लेट चोल राजवंश के शाही मोहर वाली हैं। कांस्य अंगूठी के साथ कांस्य का अंगूठी भी है धसी हुई इसमें। धातु दस्तावेज चोल वंश के महान राजा राज प्रथम के द्वारा तमिलनाडु के नागपट्टिनम बंदरगाह शहर में स्थित बौद्ध मठ को दिए गए भूमि और राजस्व अनुदान की जानकारी देता है। बौद्ध विहार जो है यह नागपट्टिनम में जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र वंश शासक चुलमनीवर्मन ने बनवाया था इसे। नेक्स्ट है, 15 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएई की यात्रा किया था। दोनों देशों के बीच पेट्रोलियम भंडार में कितने मिलियन बैरल का भंडार बनाने का समझौता, तो 30 मिलियन बैरल का बनाया जाएगा। ये पिछला बार भी आ चुका था। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर महिलाओं की सेहत से जुड़ी अत्यंत आम बहु प्रणालीगत बीमारी जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस कहा जाता है, प्रकोष्ठ, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो पीएमओएस कर दिया गया है, प्रमोश। इसे पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरियल सिंड्रोम नाम दे दिया गया है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार जो प्रकोष्ठ बीमारी यह केवल डिम्ब ग्रंथि ओरवा से जुड़ा लक्षणों को दर्शाता था, जबकि यह बीमारी वास्तव में जटिल बहुप्रणालीगत है और अंतःस्रावी विकार है। महिलाओं के पूरे चयापचय को मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। नया नाम जो प्रमोश है, यह चयापचय और हार्मोनल जटिलताओं के वैज्ञानिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक कितना है, तो 157वां रैंक दिया गया है। यह सूचकांक जो है आधे से अधिक देशों की प्रेस स्थिति को चिंताजनक बताता है। कठिन और बहुत गंभीर स्थिति में प्रेस को बताता है। नॉर्वे इस सूचकांक में लगातार 10वीं वर्ष प्रथम स्थान पर है, जबकि अफ्रीकी देश इट्रिया
लगातार तीसरे वर्ष प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बहुत नीचे है, निचले पैमाने पे है। भारत 2025 में 151वां स्थान पर था, जबकि 2026 में भारत को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 157वां स्थान दिया है। 31.96 स्कोर दिया है भारत को, गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है। तो इसमें कुछ भेदभाव भी हो सकता है, क्योंकि पश्चिम देश भारत को नीचा दिखाते हैं, रिपोर्ट में कम दिखाते हैं, जैसे भुखमरी में देख लीजिए और खुशहाली में देख लीजिए, हमसे आगे पाकिस्तान को रखा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? तो यह स्वीडन का है। स्वीडन का यह अत्यंत ऐतिहासिक सम्मान है, इसे दिया गया है मोदी जी को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 21वें सत्र का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन दिवस पर वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में यह किया गया था। संयुक्त राष्ट्र वन मंच जो यूएनएफएफ है, यह उच्च स्तरीय अंतर सरकारी नीतिगत मंच है। इसकी विशेषता सार्वभौमिक सदस्यता है, जिसका अर्थ है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके अनिवार्य रूप से सदस्य हैं। तो कथन में आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र वन मंच संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश इसके अनिवार्य रूप से सदस्य हैं। तो हाँ, सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक 2 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो आईटी सुरक्षा प्रमाण पत्रों को पारस्परिक मान्यता देता है। तो कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है 2026 से 28 के लिए, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का। यह बोर्ड सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सुरक्षा उपायों, प्रमाण पत्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक मान्यता सुनिश्चित करने वाली बहुपक्षीय संधि है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूएचओ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अफ्रीका के किन देशों में इबोला फैल रहे प्रकोप के कारण वहां अंतर्राष्ट्रीय चिंता रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के कारण ये जो है गैर मानव प्राइमेट्स जैसे बंदर, चिंपैंजी के में होने वाला अत्यंत दुर्लभ और जानलेवा बीमारी है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर अथवा रक्त अथवा स्राव से सीधे संपर्क से फैल सकता है। इससे मृत्यु दर बहुत अधिक होता है। चिंपैंजी और बंदरों से फैलता है, मानव में भी फैल जाता है। भारत सरकार ने भी इसके कारण कुछ दौरे होने वाले थे, दिल्ली में इसे बंद कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वार्ता के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने चर्चा में लाया यह शब्द था थ्यूसिडाइडस ट्रैप। ये क्या है? मूलतः किस प्राचीन युद्ध सामग्री से प्रेरित है? तो पोलिनेशियाई युद्ध से संबंधित है। यह पोलिनेशियन युद्ध से संबंधित है, यूसिडाइडस ट्रैप। एथेंस और स्पार्टा के बीच जो हुआ था ना, पोलिनेशियाई युद्ध, इसी से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यूसिडाइडस ट्रैप का हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक एलिसन द्वारा गढ़ा गया था। ईरानी इतिहासकार थ्यूसिडाइडस के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ईरान के विनाशकारी पोलिनेशियाई युद्ध पर विस्तृत लिखा था। 431 ईसा पूर्व में यह प्राचीन ईरान के शक्तिशाली नगरों जैसे एथेंस शक्ति था और स्पार्टा एक स्थापित महाशक्ति के बीच लड़ा गया था। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यह थ्योरी दर्शाता है कि जब कोई नई उभरती शक्ति जैसे वर्तमान चीन है, स्थापित महाशक्ति जैसे अमेरिका वर्चस्व को चुनौती देता है, तो दोनों के बीच संरचनात्मक तनाव के कारण युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना अपरिहार्य हो जाता है। नेक्स्ट है और अंतिम, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार पिछले एक दशक 2015 से 25 के बीच वन क्षेत्र में 4.18 अरब हेक्टेयर से घटकर कितना हो गया है? तो 4.14 हेक्टेयर हो गया है, वन क्षेत्र घट गया है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक कल्याण विभाग के संयुक्त राष्ट्र वन मंच द्वारा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर और वन कटाई पर चिंता जताया गया है। 2015 में 4.18 अरब हेक्टेयर वन था, जो 25 में 4.14 हेक्टेयर बच गया। इस अवधि में वैश्विक प्रति व्यक्ति औसतन 4.12 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र की विशुद्ध हानि हो गई है। लगभग 32% वन क्षेत्र बताया गया है। तो ये थे 2026 जुलाई माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। 72 अब सामने है।